हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। डीएम एक्सप्रेस में, मोतिहारी के डीएम एक्सप्रेस में स्वागत है सभी बच्चों का, जो कि उगम पांडे कॉलेज के बलुआ टाल पर स्थित है। आइए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में परिचय में चर्चा की थी, या परिचय में बताया था कि एक ऐसी सभ्यता जो कि पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता थी, जिसके उत्थान और पतन के बारे में आज तक पता नहीं चला है, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है। पिछले क्लास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था। मेरे पिछले वीडियो में, डीएम एक्सप्रेस के पिछले वीडियो में इन सारी बातों की चर्चा है। आज हमने सोचा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी लास्ट पार्ट है उसे खत्म कर देंगे। तो आइए फिर से एक बार पुनः शुरुआत करते हैं, शॉर्ट टर्म में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका कालक्रम 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, जो कि कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, C14 के माध्यम से जांचा गया। वहीं इसका इतिहासकारों के द्वारा जो एक मान्य मत माना गया, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया। कहा जाता है, परिचय की बात करेंगे तो परिचय में बात करेंगे कि एक ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तारीकरण था। इसके उत्थान के बारे में कोई वास्तविक जानकारी नहीं है, चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है। नामकरण में, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में 10 नामों की चर्चा की है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इस सभ्यता का विस्तारीकरण था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। पहली बार हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी खुदाई की गई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इतने अधिक नगर मिलने के कारण इसे नगरीय सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, सिंडन प्रदेश कहकर पुकारा जाता है, मातृसत्तात्मक सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। तो कुल 10 नामों से इस सभ्यता को पुकारा जाता है। नगर नियोजन की बात करेंगे तो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो त्रिभुजाकार रूप में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बसी हुई थी। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए, तो गुजरात में। सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से बढ़ करके जैसे जैसे क्षेत्र मिलते गए, वैसे वैसे क्षेत्रों का विस्तार होता गया। जैसे जैसे नए नए खोजें होने लगी और क्षेत्र मिलते गए, वैसे वैसे क्षेत्र का विस्तार होता गया। तो यह सभ्यता का विस्तारीकरण जो है 15,06,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चला गया। 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चला गया। कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर पर स्थित थी। पूरी की पूरी सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, और आगे चल करके 15,06,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैल गई। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद के रूप में अवस्थित थी। एक बार फिर से सुनेंगे कि पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी। ये तो हो गई नगर नियोजन की बात। नगर नियोजन में यह भी जानेंगे हम लोग सीधे से शब्दों में कि नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे। जी हां, वर्तमान चेस बोर्ड के आधार पर नगर जो हैं एक ही डिजाइन में बने हुए थे, ग्रिड पद्धति पर। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे। नगर आयताकार खंडों में विभक्त थे। सड़कें एक दूसरे को, सड़कें जो है कच्ची और पक्की ईंटों से बने होते थे,
लोथल और कालीबंगा दो ऐसे क्षेत्र थे जहां की सड़कें पक्की ईंटों से निर्मित थी। इसके अलावा नालियां जो थी, नगर की जो नालियां थी वो भी कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। कहा जाता है कि मुख्य रूप से जहां की सड़कें पक्की ईंटों से निर्मित होती थी वहां के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे, और जहां कच्ची ईंटों से सड़कों का निर्माण होता था वहां के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे, क्योंकि धूल भरी आंधी चलने की संभावना अधिक होती थी। कच्ची ईंटों से जहां सड़क मार्ग का निर्माण होता था और जहां पक्की ईंटों से सड़क मार्ग का निर्माण होता था वहां धूल भरी आंधी चलने की संभावना नगण्य थी। तो ये तो नगर नियोजन की बात हो गई। नगर नियोजन के बाद अगर कहा जाए तो लिपि की बात करेंगे। लिपि को सिंधु सभ्यता की एक अपनी लिपि थी जिसे बेस्त्रोफेदन लिपि, बेस्त्रोफेदन लिपि, हलावर्त लिपि या गोमुत्रिका लिपि के नाम से जाना जाता है। यह चित्र के भाव को दर्शाते हुए, इसलिए इसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है, चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है और चित्र के भाव को देखते हुए इस लिपि की वास्तविक जानकारी मिलती है और हमें समझना पड़ता है, इसलिए इसे पिक्टोग्राफी या भाव चित्रात्मक कहकर पुकारा गया। अब तक ऐसे 400 लिपियों की जानकारी हो चुकी है। अब तक ऐसे 400 लिपियों की जानकारी हो चुकी है। पहली बार देखेंगे ध्यान से कि पहली बार वर्ष 1925 में जॉन वेडले महोदय के द्वारा इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वेडले महोदय पूरी तरह से असफल रहे। पुनः विलियम हंटर के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से वर्ष 1934 ईस्वी में विलियम हंटर महोदय के द्वारा पढ़ने का प्रयास किया गया, परंतु यह भी असफल रहे। तो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कहीं ना कहीं कौतूहल का विषय बना हुआ है, आज भी पढ़ी नहीं गई है। आइए देखेंगे, सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक कहकर पुकारा जाता है। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलन में थी। महिलाओं के साजो सामान की अधिकांश चीजें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी इसलिए इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। इन 10 नामों में एक और नाम है मातृसत्तात्मक सभ्यता, चूंकि महिलाओं की स्थिति अच्छी होने के कारण, खास करके काजल की डिब्बी जो कालीबंगा से मिली है, लिपस्टिक की डांट जो चानहुदड़ों से मिली है, दर्पण जो लोथल से मिला है, कंघा उस्तुरा वो भी लोथल से मिला है, तो कहा जाता है महिलाओं के प्रसाधन की वैसी वस्तु, वो सारी वस्तुएं जिससे महिलाएं प्रसन्न होती हैं, मिलने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक कहकर पुकारा जाता है। इसमें और एक चीज जोड़ेंगे, नारी की मृण मूर्ति। जी हाँ, नारी की मृण मूर्ति सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी की अवस्था में, मिट्टी की मूर्ति मृत अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधुवासी महिलाएं मजबूत अवस्था में थी, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। मुख्य रूप से समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे, विद्वान वर्ग के लोग, योद्धा वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग और श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। वहीं 4 प्रजातियां रहती थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड, अल्पाइन और सर्वाधिक भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। जो दक्षिण भारत में उनका सर्वाधिक निवास स्थान था, इसलिए इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को भूमध्यसागरीय सभ्यता या द्रविड़ सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। इन 10 नामों में 2 और नाम हो गए, जुड़ गए, द्रविड़ सभ्यता या भूमध्यसागरीय सभ्यता भी कहकर पुकारा जाता है। मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के साधन के रूप में कहा जाए तो रथ दौड़, घोड़दौड़, संगीत, नृत्य और शतरंज का खेल प्रमुख था। इन सभी मनोरंजन के साधनों से सिंधुवासी अपना मनोरंजन करते थे। समाज में 3 प्रकार के समाधान प्रणाली की चर्चा है। 3
प्रकार के समाधान प्रणाली की चर्चा है। कहा जाता है कौन कौन? पहला, अगर बात करेंगे तो पूर्ण समाधान की बात हो रही है, पूर्ण समाधान की बात हो रही है। दूसरा, आंशिक समाधान की बात हो रही है। और तीसरा, दाह संस्कार की बात हो रही है। जहां पूर्ण समाधान की बात करेंगे तो इंसान की मृत्यु के उपरांत इंसान के मृत शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। आंशिक समाधान के तहत बात करेंगे तो आंशिक समाधान के तहत इंसान के मृत शरीर को मृत्यु के पश्चात खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों के पश्चात जब जानवर उस मृत शरीर का भक्षण कर लेते हैं तब उस मृत शरीर के जो बचे हुए अवशेष रहते हैं उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। वर्तमान समय में जहां पूर्ण समाधान प्रणाली इस्लामिक पद्धति में प्रचलन में है, वहीं आंशिक समाधान प्रणाली पारसी समुदाय में प्रचलन में है। और दाह संस्कार की बात तो हिंदू धर्म में है ही। दाह संस्कार के तहत इंसान के मृत शरीर को अग्नि में दे दिया जाता है और दाह संस्कार करवा दिया जाता है अग्नि के तहत। उसके पश्चात उनके अवशेष को, बचे हुए राख को लेकर के नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो आज भी हिंदू धर्म में प्रचलन में है। तो ये तो सामाजिक स्थिति की बात हो गई। धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो धार्मिक स्थिति में नाग पूजा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। पीपल पूजने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। बेलपत्र पूजने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। कहा जाता है कबूतर पूजने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। वहीं स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सूर्योपासना की चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। इसके अलावा एक सिंगी गैंडा और बैल को पूजे जाने का साक्ष्य, कुबड़ वाले बैल को पूजे जाने का साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूल रूप से जो लोग रहते थे वो प्रकृति पूजक थे। उसमें पशुपति महादेव की भी चर्चा मिलती है। पशुपति महादेव, जी हाँ, योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ योगी, योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ योगी जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति महादेव कहकर पुकारा है। यही पशुपति महादेव जो है चारों बगल से जानवरों से घिरे रहते हैं। यही पशुपति महादेव ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाते हैं, उत्तर वैदिक काल में महेश कहलाते हैं और महाजनपद काल में शिव कहकर पुकारे जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में कहा जाए तो सिंधुवासी प्रकृति पूजक थे, लेकिन ऐसे किसी भी स्थल से मूर्ति का तो पता चलता है, मूर्तियों का साक्ष्य मिलता है, लेकिन ऐसे किसी भी स्थल से मूर्ति कैसे बनी, कब बनी और किस कारण बनी, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। और ना ही किसी ऐसे स्थल से मंदिर का साक्ष्य मिला है, क्योंकि पिछले ही क्लास में जब प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत मैं अपने वीडियो में बना रहा था, उसी में मैंने बताया था कि मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत हुई वो गुप्त काल में हुई थी, 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और यहाँ ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो जब मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल में हुई तो फिर मंदिर का साक्ष्य तो मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कारण से ऐसे किसी भी सिंधु स्थल से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। उसके पश्चात बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति में अगर कहा जाए तो सिंधुवासी व्यापार करते थे। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। नगरीय सभ्यता थी तो व्यापार होगा ही होगा और कृषि का भी कार्य करते थे। जौ, बाजरा, कहीं कहीं चावल का भी साक्ष्य मिला है। चावल के साक्ष्य के बारे में बोलेंगे तो लोथल और रंगपुर से, लोथल और रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला है। परंतु ऐसा माना जाता है कि सिंधुवासी चावल से अनभिज्ञ थे। आर्थिक क्षेत्र में सिंधुवासी 16 गुणज का प्रयोग करते थे जो बाट का बना होता था। मुख्य रूप से व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर स्थित थी। कहा जाता है मुख्य रूप से व्यापार जो था सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर स्थित थी। इसके अलावा पहली बार कपास उपजाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। कपास को सिंडन कहकर पुकारा गया है यूनानियों के द्वारा, इसलिए सिंधु सभ्यता को सिंडन प्रदेश या सिंडन सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है।
पहली बार तांबा और टीन को मिला करके कांसे का प्रयोग, जी हां, तांबा और टीन को मिला करके कांसे का प्रयोग जो है सिंधु वासियों के द्वारा किया गया, इसलिए इसे, चूंकि दोनों को मिला करके कांसे का निर्माण जो है सिंधु वासियों के द्वारा किया गया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था, लेकिन चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है इसलिए जानकारी का अभाव है। इसके अलावा राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि मुख्य रूप से 4 वर्ग के लोग रहते थे। तो विद्वान वर्ग की सहायता से योद्धा वर्ग प्रशासन चलाता था, जिसमें व्यापारी वर्ग जो है मदद करता था। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो जहां विद्वान वर्ग का काम लोगों को समझदार बनाना था, वहीं योद्धा वर्ग की सहायता से वो प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और व्यापारी वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। वहीं श्रमिक वर्ग कृषि कार्य किया करता था। तो राजनीतिक स्तर में अगर बात करेंगे, चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, किसी एक प्रतिफल के कारण इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, जो काफी उन्नत अवस्था में थी, किसी एक कारण से फली फूली नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं सामूहिक प्रयास रहा होगा। किसी एक कारण से न ही फूली फूली होगी, अपितु राजनीतिक स्थिति में सामूहिक प्रयास रहा होगा। चारों वर्ग के लोग अगर कहा जाए तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, जिसमें विद्वान वर्ग की सहायता से योद्धा वर्ग प्रशासन चला रहा होगा और व्यापारी वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा होगा और बाकी कामों में श्रमिक वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होगी। अब पतन की बात करेंगे तो ये तो 4 टॉपिक हो गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। अब पतन की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में कोई एक कारण न होकर के अनेक कारण दर्शाए गए हैं। जैसे इतिहासकारों में मतभेद है, जिस प्रकार उद्भव में मतभेद है उसी प्रकार पतन में भी मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन क्रमिक प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ, उसी प्रकार क्रमिक प्रक्रिया के तहत सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भी हुआ। लेकिन एक कारण न दर्शा करके ऐसे अनेक कारण दर्शाए गए हैं, जैसे बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विक्षोभ और अंतिम रूप से आर्यों का आक्रमण। तो ये 5 कारण दर्शाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आज जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो चुका है डीएम एक्सप्रेस की तरफ से। अगर आपको डीएम एक्सप्रेस का क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में कम से कम मोतिहारी में अपने ग्रुप में तो जरूर भेजा करें। धन्यवाद।